नारा भी है मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो कितने भी मुश्किल आ गया तब वो सख्त बना, जो सख्त रहता है वही है कमांडो। हम लोग प्रोविज़न जैसे ख़त्म होते ही और उसी टाइम पर ग्रेनेड सामने ही गिरा था और उसका जो छर्रे वगैरह काफ़ी वो याद है अभी भी। पसीना, उस बर्फ़ में भी पसीना निकल गया था। फर्स्ट टाइम था। ऑपरेशन सब कुछ ख़त्म करके लोकेशन चेंज कर रहे थे आईबी से इंदिरा बेग, जो जीवन पोस्ट के पास, कुपवाड़ा से आगे, जेड गली से आगे। और काफ़ी गाड़ी थे हम लोग का कानवाई। जैसे आगे जा रहा था अचानक हमारे 8 सेक्टर के पास गाड़ी काफ़ी खाई में गिर गया था। मुझे सिर्फ एक आवाज़ अभी भी याद है, बस उतना ही। मैं बिल्कुल, क्योंकि हम लोग उसमें 15 थे, 15 कमांडोज। उसमें 2 लोग हीरेगुड़ी सर और भूपेंद्र सर, ये सब रिटायर जाने वाले हैं, पेंशन जाने वाले हैं। सब खुशियाँ खुशियाँ, जो पहले रात को काफ़ी अच्छा पार्टी सब कुछ करके सब सुख दुख बांट के आ रहे थे। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद मैं आँख खोला था, तो पता चला मेरे साथ जो 9 लोग थे उसमें मेरा बेस्टी अत्तावड़ा सर सब मार्टायर्ड हुए थे। हेलो एंड वेलकम टू मिलिट्री मंत्रा। आज हमारे साथ है पैरा कमांडो शामराज सर फ्रॉम द 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस, और इस इंटरव्यू में हम जानेंगे कैसी थी उनकी ज़िंदगी इंडियन आर्मी में, पैरा स्पेशल फोर्सेस में, और कौन से वो लाइफ लेसन्स है जो वो शेयर करना चाहेंगे हम सबके साथ। सो थैंक यू सर फॉर कमिंग हियर। जय हिंद। सर बोलने से पहले शामण्णा बोल देना। आपके लिए शामण्णा हूँ, सबके लिए शामण्णा। यस सर। तो सर, अगर आप ये बता सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी जब आप केरला में थे इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने से पहले, तो वो कैसी थी, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, और आपने कैसे डिसाइड किया कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना है? वही जो कहानी, दूर दूर एक छोटा सा गांव था, छोटा घर था, वैसे ही है। काफ़ी गरीब परिवार से आया हूँ। मेरे पापा स्कूल अटेंडर थे, मम्मी हाउसवाइफ, मुझे एक छोटी सिस्टर थी। बस छोटी परिवार, सुखी परिवार। स्कूल डेज़ में काफ़ी, हाँ, मैं और मेरे सिस्टर दोनों स्कूल के लिए पहले जो कला प्रतिभा, कला तिलक का वो जो चैम्पियनशिप लेके आते हैं वो लेके आए थे, और ज़िंदगी अच्छा खासा चल रहा था। आर्मी में ज्वाइन होने के लिए परमवीर चक्र जो सीरियल महाभारत के बाद जो आता है, बस वहाँ से शुरू हुआ वो जज्बा, वो जो शुरू होने की जो चिंगारी, बस वहाँ से हुआ, आर्मी में ज्वाइन हो गया आफ्टर +2। गॉट इट सर। तो सर, उसके बाद आपने पीआरटीसी में ज्वाइन किया, पैराशूट रेजिमेंट में, तो उसका क्या मोटिवेशन था और उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया फिज़िकली और मेंटली? एक्चुअली मुझे ही नहीं, मेरे ख्याल से जो आर्मी ब्रैड्स नहीं है, जो बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, उनको किसी को इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि सोशल वेबसाइट्स या बाकी प्लेटफॉर्म नहीं था। बस आर्मी में जाना है, टटा 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 मशीन गन, बस इतना ही मन में, और कुछ नहीं। तो +2 के बाद ओपन भर्ती था डीएससी में, जो डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स कन्नौर। तो बस पेपर के एक छोटा कटिंग था, मातृभूमि कटिंग, वो देख के गया था मैं और मेरे मामा के लड़के सब। बस वहाँ से जो मलबार साइड वाले, जो कासरगोड, वायनाड, कन्नौर डिस्ट्रिक्ट वाले, वहाँ पर आए थे काफ़ी सारे। तो पहले ही फिज़िकल अच्छा था और हिंदी कुछ कुछ बोलता था पहले, इस वजह से हुआ। और वहाँ पर एक लीडर जैसा बन गया था, क्योंकि थोड़ी बहुत तो हिंदी जानता हूँ। एक्चुअली तंबी पार्टी हमें बुलाया जाता है, नॉन हिंदी वाले। तो उस टाइम पर थोड़ी बहुत हिंदी जो जिसको आता है वही राजा है। तो एक लीडर टाइप का बन गया। और मुझसे पूछे उन्होंने, जो जोनल ऑफिसर जो वहाँ पर ब्रांच रिक्रूटिंग ऑफिस में कैलिकेट, तो कौन सा रेजिमेंट जाना है, पता नहीं, कट 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 बस ऐसे बोल दिया। एक आदमी को पैराशूट रेजिमेंट, बाकी सब एमएजी। ओके। तो वैसे पैराशूट रेजिमेंट में आया था। राइट। तो सर, फिर पीआरटीसी में जो आपकी ट्रेनिंग हुई थी तब के टाइम में, तो वो कैसी ट्रेनिंग थी और कोई चैलेंजेस थे जो आपने वहाँ पे फेस किया और उसको आपने कैसे ओवरकम किया? ट्रेनिंग सेंटर में कैसा होता है, वैसे वो मूवीज़ वगैरह देखा नहीं था, माइंड सेट बिल्कुल नहीं था। पिकनिक जैसे गए थे, सूटकेस में छोटा कपड़ा भर के। जैसे 3rd डे वहाँ पर कुछ रिक्रूट्स बाहर घूम गए थे, आरटी नगर, उसको आजकल हम रिक्रूट टूरिस्ट नगर बोलते हैं, जो जेसी नगर के पीछे। तो वो पकड़ा गए। और आर्मी में तो पनिशमेंट सिर्फ उनको नहीं है, सबको मिलता है। 3rd डे था वो, आके सबको फ्रंट रोल बैक रोल रात भर बस
मतलब पनिशमेंट के ऊपर पनिशमेंट। उसी टाइम पर बैग वापस पैक किया, निकलना है अभी, मुझे नहीं रहना है, रोना शुरू किया था। तब एक उस टाइम पर जो मेरे सीनियर कोर्स के जो प्लाटून हवलदार देवी सिंह सर, उन्होंने फिर बेटा ऐसे समझा कि मुझे काफ़ी गाइड किया था उन्होंने, ये सब होता है, ये आर्मी में ऐसा ही है, उसके लिए कोई चिंता मत करो, चलते रहो, देखो आगे बहुत दिल भरेगा फिर। बस वो जो उन्होंने जो ठोसा था एकदम समझ में आ गया, फिर वापस दौड़ने की नौबत नहीं आया। गॉट इट सर। तो सर अगर आप ये बता सकते हैं, अगर कोई एस्पिरेंट है जो ज्वाइन करना चाहता है आर्मी को, अभी तो अग्निवीर भी है, सो वो किस तरीके से प्रिपेयर कर सकता है अपने आप को फिजिकली और मेंटली, आप क्या एडवाइस देंगे उनको? सबसे मेन जंक फूड से दूर रहें, शुगर से दूर रहें, बस, नहीं तो ये टम्मी ऐसे ही रहता है। बहुत दूर हो गए तो अपने आप बाकी जो स्पिरिट और अर्ली मॉर्निंग उठना, सुबह उठते ही अपना जो सूरज से जो शक्ति मिलता है वो पूरे दिन के लिए वो काफ़ी मतलब एक्टिव रहने के लिए वो काफ़ी है। तो उससे शुरू करना है दिनचर्या, तो अपने आप जो भी मुश्किल को पार करने के लिए वो ट्रेंड हो जाएगा। तो सर जब आप पैराशूट रेजिमेंट में थे, आपके साथ काफ़ी सारे साथी थे, तो उनके साथ कोई बॉन्डिंग थी, आपने उनके साथ काफ़ी ट्रेनिंग की होगी, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके दिमाग में है जो आप शेयर करना पसंद करेंगे? बिल्कुल, जो हमारे जो कुटुंब में जो ब्रदर या कज़िन जो रहने से ज़्यादा ब्रदरहुड आर्मी में होता है। हम लोग ही भाई भाई है, उसमें ना कोई जात, कोई हिंदू मुस्लिम ऐसे कुछ नहीं, ये गरीब ये अमीर ऐसे कुछ भी नहीं है, सब भाई भाई। तो सुख दुख बांटने के लिए इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। भाईचारा फौज में फौजी को देख के सीखना चाहिए बाकी सब। आजकल जो इतना लड़ाई करते हैं ना पैसे के लिए, उसके लिए, इसके लिए, खुद सगा भाई को मार डालते हैं, तो वो सब आर्मी में देख के उनको सीखना चाहिए भाईचारा क्या होता है। तो सर फिर आपने 21 पैरा एसएफ खुद ज्वाइन किया या फिर आपको अलॉट हुआ था? उस टाइम पर जैसे हमारे ट्रेनिंग ख़त्म होता है, ट्रेनिंग सेंटर में पैनलिंग किया जाता है अलग अलग जो एसएफ में या नॉन एसएफ में, तो उस टाइम पर 21 सभी देखिए यूनिट तो सब मशहूर है, सब अपना अपने काबिलियत की तारीफ़ है, तो उसमें 21 बाकी सबके साथ मुझे भी मिल गया 21। बाद में पता चला वागनक के जो इम्पोर्टेंस, उनका जो मेन जो क्या है वागनक, तब पता चला। तो अभी वागनक के जो परिवार हूँ, तो बिल्कुल प्राउड फील करता हूँ। तो सर अगर आप वो भी बता सकते हैं, मैं कर्नल कौशल को भी इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बताया था कि वागनक हाउ इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम शिवाजी महाराज, तो अगर आप उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता सकते हैं। आज जो उनके जो लड़ाई के टाइम पर जो पीछे जो उन्होंने खंजरा, जो उसको क्या, वागनक का मतलब पंजा जैसा ही है वो जो दिखने के लिए भी, तो उससे उन्होंने वार करके उनको मारा था। तो इसलिए वागनक वो जो नाम, वो हर एक यूनिट को एक निकनेम देते हैं ना, जैसे स्कॉर्पियन, वागनक, गोस्ट प्लाटून, ये सब कुछ, तो हम लोग वागनक। तो सर आपका जब 21 पैरा में प्रोबेशन हुआ था, क्योंकि पीआरटीसी के बाद भी जब आप यूनिट ज्वाइन करते हैं तो प्रोबेशन होता है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था और क्या आपको टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पीआरटीसी से पास किया हुआ था? पीआरटीसी ये जो कमांडोज को बनाने वाला एक फैक्ट्री है, उसके बाद फिर वो यूनिट में जाके वो फैक्ट्री से उसको थोड़ा सा शाइन करके भेज देते हैं। ये है कमांडोज का जो असली। और मैंने हर बार बताया हुआ, जैसा मेरा जो लाइफ में मुझे जो दिखा क्या है, शुगर केन से जो जूस निकाल के बाद जो एक्सट्रैक्ट जो मिलता है, वही है कमांडो। क्योंकि निचोड़ के जितना रस है वो पूरे निचोड़ के वो ट्रेनिंग, मतलब उससे बनता है कमांडो। मतलब जो भी है, हमारे जो वो नारा भी है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, तो कितने भी मुश्किल आ गया तब वो सख्त बना, जो सख्त रहता है वही है कमांडो। तो कोई भी मुश्किल वक्त मेरे लाइफ में भी, मुझे वो जो ट्रेनिंग के वजह से मैं अभी ज़िंदा हूँ इतना हंस के, तो मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो सर आप पैराट्रूपर भी थे, तो जब आप ने पहली जंप की थी फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? और उसके बाद इवेंचुअली आपने और भी जंप्स किए होंगे, तो कैसा आपको फील होता था तब? फर्स्ट जंप पता नहीं चलता है, सेकंड जंप में फट जाता है। जो भी अभी छाती ठोक के बताता है अरे मैं तो वैसे जंप करता हूँ, नहीं,
जो नॉर्मल पैराशूट में जो बांध के जब जंप करते हैं, फर्स्ट में पता ही नहीं चला, दूसरे में तो फिर जाते टाइम में डर लगता था। बट स्काई डाइविंग अलग ही है, वो एक गेम है वो। बट नॉर्मल जो पैराशूट में पता नहीं चलता है, बस धक्का 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 गिरना, अपने आप वो ओपन होना, बस इतना ही। खुद हम वो ओपन नहीं करते हैं, सिर्फ स्काई डाइविंग में हम खुद ओपन करते हैं। गॉड। फिर उसके बाद जब आप पैराशूट रेजिमेंट में थे, जब आपका जो पहला ऑपरेशन था, जब आप फिर भी यंग थे, तो जब पहली बार जब आपने गन फायर देखा, तो वो जो पहला ऑपरेशन था, तो उसमें तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप उसमें चले गए थे ऑपरेशन में? वो कश्मीर में ही था जो फर्स्ट ऑपरेशन। कमांडो पास होते ही काफ़ी, क्योंकि उस पहाड़ी का नाम नहीं बता रहा हूँ अभी मैं, वो पहाड़ी में जाते ही कैजुअलिटीज़ वहाँ पर पक्का उनका, हमारा भी हो सकता है, तो इतना मतलब ख़तरनाक पहाड़ी था वो। और वहाँ पर हुआ था फर्स्ट ऑपरेशन। हम लोग प्रोविज़न जैसे ख़त्म होते ही, और उसी टाइम पर ग्रेनेड सामने ही गिरा था, और उसका जो छर्रे वगैरह काफ़ी वो याद है अभी भी। पसीना, उस बर्फ़ में भी पसीना निकल गया था। फर्स्ट टाइम था। फिर धीरे धीरे देखिए, हर एक ऑपरेशन एक्सपीरियंस देता है वो, क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना है, हर एक ऑपरेशन में वो जितना जितना करते आगे आगे बढ़ते जाएंगे, उतना एक्सपीरियंस्ड, उतना वो जो क्या बोलते हैं उसको, और आगे आगे मतलब घुसने का जो दिल करता है बस। तो सर अगर ये बता सकते हैं प्रोबेशन में ऐसा क्या टेस्ट कर रहे हैं मेंटली और फिजिकली आपका? सब कुछ, पेशेंसी लेवल, मतलब हम ना कहे वो उनका काम है, वो हमें कोशिश करते हम ना कहें, गिव अप बट करें। हमारे काम है बस ना करे, चलते रहे चलते रहे। जो भी सुना, जो भी सहना, सब कुछ उसको सहनते सहनते। वो 3 महीने में ना नींद सही देखा है, ना खाना ठीक से, रेस्ट नहीं, कुछ नहीं, बस ट्रेनिंग ट्रेनिंग। वो सपना आता था रात को भी। और सच बताऊं, मैं ट्रेनिंग के बाद रात को कुछ देर सोने के टाइम पर पेशाब भी जाता था, दिल से बता रहा हूँ इतना। और स्पीड मार्च वगैरह करने के बाद फिर वॉशरूम भी जाना 2-3 दिन मुश्किल होता है, पूरे मसल भरा रहता है, इतना मुश्किल, टफ। और उससे ज़्यादा जो मैंने बताया ना, गिव अप करने के लिए जो हमारे इंस्ट्रक्टर और फोर्स करते रहेंगे अलग अलग तरीके से, बस गिव अप नहीं करना है, तभी वो फैक्ट्री से कमांडो बन के निकलेगा। सर, तो सर अगर ये बता सकते हैं जब आप पैराशूट रेजिमेंट में थे, तो पैराशूट रेजिमेंट बाकी यूनिट से कैसे डिफरेंट है इंडियन आर्मी में? हर एक यूनिट, हर एक रेजिमेंट, हर एक जगह पे बिल्कुल ऊपर ही है वो। दूसरे से मैं बेटर हूँ या वो कम है, ऐसा नहीं है। सबके लिए देखिए, वो भी कमांडो बन सकता है, उन्होंने वो रेजिमेंट गए इसलिए वो उसमें उधर सोल्जर है, हम लोग इधर आ गए इसलिए हम इधर कमांडो बन गए। बस थोड़ा सा टफ है, ऐसा नहीं है टफ नहीं है, टफ है। इसलिए हज़ारों में मैरून एक बेरे पहनेंगे तो वो अलग ही दिखाई देता है। सर, तो सर आपका उस टाइम पे क्या फेवरेट वेपन था जो आप कॉम्बैट में यूज़ करते थे, और क्यों आपका था? मैं आपने बताया मेरे पिछली टाइम बार। पे VZ-58, हाँ। VZ-58 था, जेकोस्लोवेकिया। अच्छा वेपन था, लाइट वेपन, और एक्यूरेसी भी अच्छा है। ये कैसे मुझे ये अच्छा लगा, लेकिन बस इतना ही, हम लोग यदि स्पीड मार्च कुछ करेंगे या चलेंगे ऑपरेशन के लिए, उस टाइम पर ये वेपन हमें थोड़ा सा भारी लगता है, क्योंकि ना इधर भी टाइए ठीक से बैठता है, जैसे पहले SLR था, बैरल ज़्यादा है लंबा, बस पकड़ के अपने आप झुक के भागते रहो। बट ये जो VZ-58 ऑपरेशन भी जाते टाइम पर हाथ में रखना पड़ता है, 2.8 kg भी बहुत ज़्यादा लगता है तब, बट है अच्छा। गॉड सर। तो सर आप अगर बता सकते हैं ऑपरेशन पराक्रम के बारे में, जिसके लिए आप गए थे, और वाइल रिटर्निंग बैक जो आपका एक्सीडेंट हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करें, क्योंकि आपके काफ़ी सारे जो दोस्त थे उसी टाइम पे, तो दे हैड ऑल गॉट मार्टियर्ड, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। ऑपरेशन सब कुछ ख़त्म करके लोकेशन चेंज कर रहे थे, IB से इंदिरा बेग, जो जीवन पोस्ट के पास, कुपवाड़ा से आगे, जेड गली से आगे, और काफ़ी गाड़ी थे हम लोग का कानवाई। जैसे आगे जा रहा था, अचानक हमारे 8 सेक्टर के पास गाड़ी काफ़ी खाई में गिर गया था। मुझे सिर्फ एक आवाज़ अभी भी याद है, बस उतना ही। मैं बिल्कुल, क्योंकि हम लोग उसमें 15 थे, 15 कमांडोज, उसमें 2 लोग हीरेगुड़ी सर और भूपेंद्र सर, ये सब रिटायर जाने वाले हैं, पेंशन जाने वाले हैं। सब खुशियाँ खुशियाँ। जो पहले रात को
काफ़ी अच्छा पार्टी सब कुछ करके सब सुख दुख बांट के आ रहे थे। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद मैं आँख खोला था, तब पता चला मेरे साथ जो 9 लोग थे उसमें मेरा बेस्टी अत्तावड़ा सर सब मार्टेड हुए थे। बस वो एक बड़ा शौक था। उससे अभी भी मुझे जैसे 4 अक्टूबर आता है तो मैं नर्वस हो जाता हूँ अभी भी, क्योंकि है उसमें काफ़ी मेरे क्लोज लोग थे। अभी भी मैं अक्टूबर 4 आते ही उनके जो पेरेंट्स से या उनके घर वाले से बात करता हूँ हर साल। नाइस। तो सर अगर आपको याद नहीं होगा, लेकिन शायद आपको बताया होगा बाद में, जब आप फिर हॉस्पिटल में पहुँचे थे तो आप शायद 1 महीने तक कोमा हुए थे एंड देन यू स्टार्टेड टू रिकवर। उस जर्नी के बारे में अगर आपको कुछ पता है, जो आपको याद है या जो लोगों ने आपको बताया होगा, तो उसके बारे में बता सकते हैं। हॉस्पिटल में आँख खोलते थे, मैं श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में था, 92 बेस हॉस्पिटल। आवाज़ सिर्फ सुनाई देता की। सबसे पहले आंखें खोलते उठने की जो कोशिश किया था तो कुछ पार्ट नहीं उठ रहे, पाँव उठाने की कोशिश किया नहीं, हाथ उठाने की कोशिश किया नहीं। यहाँ पर पूरे 6 kg का ट्रैक्शन लगा के गर्दन ऐसे पीछे लटका के रखते थे, तो गर्दन भी नहीं उठता है। तो मुझे ही समझ में नहीं आता मैं ज़िंदा हूँ या नहीं। आवाज़ करने लग गया तो आवाज़ नहीं, क्योंकि ये ट्रकियोस्टमी, तो आवाज़ कुछ नहीं, यहाँ से हवा निकलता था। ओके। आ करने के टाइम यस, बस इतना ही। ओके। काफ़ी मतलब रोना भी आता है। मुझे मेरा चेहरा याद नहीं है, ये हालत था उस टाइम पर। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। फिर आवाज़ करते करते ये सीख गया ऐसे ये आवाज़। तब एक नर्सिंग ऑफिसर आए, मुझे अभी भी याद है उनका नाम, लेफ्टिनेंट निशा दौलत मैडम। वो आके उन्होंने तो काफ़ी ऐसे पेशेंट्स को देखे होंगे। सबसे पहले एक आईना लेके आया और मेरे सामने दिखाया, तो मैंने देखा मैं हूँ ज़िंदा। फिर उन्होंने पाँव ऐसे उठा के दिखाया, हाथ उठा के दिखाया, तब कुछ हुआ, सब कुछ है। बाद में पता चला मेरा स्पाइनल कोड इंजरी, क्योंकि किसी को उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, ना बताते कोई। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ से 1 महीने के बाद मुझे दिल्ली शिफ्ट किया गया एयरलिफ्ट, और तब भी इंडियन एयरलाइंस में गए थे लिटा के। तो एयर होस्टेस आके जूस सब कुछ पिलाते, सब सही हो जाएगा, वो भी होप दे रहे। जैसे दिल्ली R&R पहुँच गया 7 नवंबर को, 7 नवंबर 2002, और तब भी उधर भी मुझे काफ़ी, वहाँ पूरे मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर्स, सब कुछ इतना प्यार करते थे मुझे। मैं एक मैडम थी उधर, लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्रिका मैडम, जो इंचार्ज, उनको अम्मा बुलाता था। और एक उस टाइम पर कैप्टन रेखा मैडम, अभी वो लेफ्टिनेंट कर्नल है, उनको दीदी बुलाता था। बहुत ज़्यादा प्यार दिया उन्होंने। 5 महीने वहाँ पर वर्स्ट कंडीशन से 2 बेड सोर हुआ मुझे, 18 बाई 20 सेंटीमीटर का। ओके। और बेड सोर काफ़ी सारे। उसके बाद 2 कार्डियक अरेस्ट। ओके। और ये ट्रकियोस्टमी 5 महीने सड़ गया था, कोई नज़दीक नहीं आते थे क्योंकि बदबू मारता था इतना। सिर्फ ग्रीन जो पर्दा लगा के, क्योंकि DI लिस्ट था, डेंजरस इल लिस्ट, कब जाएगा। ऑपरेशन कुछ किया नहीं, चलते रहा ज़िंदगी, मतलब ऊपर वाले बुलाता नहीं है। 2 कार्डियक अरेस्ट में भी ऊपर जाके आया हूँ, वैकेंसी नहीं है, वापस भेज दिया। बस वहाँ से मैं पूना आ गया। पूना 2003 2 अप्रैल को आया था, गर्मी में। पूना कड़की पैराप्लेजिक सेंटर। जी, पैराप्लेजिक सेंटर नहीं, उसके बगल में कड़की MH, ओके। वो स्पाइनल कोड इंजरी सेंटर है वो। ओके। एशिया में नंबर 2 में है। तो वहाँ पर पहुँच गया। बस वहाँ से मेरा जो पुनर्जन्म स्टार्ट हुआ। ओके। जो नहीं होगा, सब बताते अभी चलेगा, मतलब झूठा होप। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पर एक यूनिटी है साउथ इंडियंस का, सभी का, साउथ इंडियन का, हमारा भी है। तो जैसे केरल वाला आ गया, कर्नाटक केरल वाले जितना जो सीनियर पेशेंट है, जितना जो सीनियर इनमेट्स है, सब आ जाते हैं मिलने के लिए, भैया लोग। तो ऐसा ही रहेगा, अभी कभी सही नहीं होगा। बस समझा के वो मोराल पे एक्चुअली, तब इसमें ही मतलब जीना है। तो बस उसी में मैं ऐसा ही हूँ, मुझे इसी में जीना है, वो मेंटल, वो जो सेटअप बनने लग गया। बस वहाँ से फिर मेरा जो स्टार्ट पुनर्जन्म। गॉट इट सर। तो सर, इससे पहले भी आपका कोई ऐसा डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस था इंडियन आर्मी में जो आपने फेस किया था, जो जिससे आप फिर बाहर आए? मेरे साथ ही
जो स्काई डाइव हाँ। करते टाइम पर मेरे साथ ही शीशन सिंह, अच्छा दोस्त है मेरा, वो उसी टाइम पर डेथ हुआ था। जो मतलब स्काई फेस में उन्होंने पैराशूट खोला था, तो पूरे लपेट के, तो तब वो उससे उससे जो बाहर आने के लिए काफ़ी दिन लगा। फिर फौज में ये तो ट्रेजेडी ये चलता ही रहता है, तो बस ओवरकम होना, क्योंकि ऐसे कुछ हो गया तो तुरंत हमें मोरल अप करने के लिए पूरे पैरा ब्रिगेड खड़े किया था। पूरे पैरा ब्रिगेड के जितना वो ऑफिसर, जितना स्टाफ है, सब आके पैरा जंप कर दिया, तब हमें वो मोरल अप करने के लिए। तो धीरे धीरे फिर बस। गॉट। तो सर जब आपका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आपने जब रिकवरी करना शुरू किया तो उस टाइम पे आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा थ्रू आउट द जर्नी? पहले मरना है, मरना है, मरना है बस। जिस दिन व्हीलचेयर में बैठूंगा सुसाइड करूंगा, क्योंकि ये ज़िंदगी में जो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में इस ज़िंदगी में आना इतना आसान नहीं है। मतलब मोरल अप करने के लिए कोई ना कोई साथ में चाहिए। जैसे मेरा जो पहले जो इससे सीनियर जो भैया लोग जो व्हीलचेयर में है, उन्होंने काफ़ी मुझे मदद किया है। इसमें काफ़ी नाम है, एक एक नाम बताऊंगा तो बहुत सारे हैं। और उससे भी ज़्यादा मेरा एंजल, जो मेरे प्यार, मेरे से जो शादी किया हुआ मेरा वाइफ, मैं 2003 नवंबर 6 नवंबर को उससे पहली बार मिला था। वो कैडेट थी उस टाइम पर, मेरे वार्ड में आई थी। तब मैं बिल्कुल, मेरा जो एक आदत है चादर कंप्लीट उड़ के सोना, इधर ऑक्सीजन लगा के, और बेडशीट तो वाइट बेडशीट रहता है आर्मी में, एक और मतलब फील करता है वो, पूरे उड़ के सोएंगे तो डेड बॉडी जैसा। तो ये आके ही सबसे पहले मेरे चादर खींचा था, उसी टाइम पर मैं गुस्सा हो गया था। तो वहाँ से स्टार्ट है जो नेक्स्ट जो जर्नी। गॉट। तो सर उसके बारे में कर्नल सुबिन ने भी एक पोस्ट लिखा था कि हाउ जर्नी, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं, हाउ डिड इट एक्चुअली इवेंचुअली हेल्प यू? कर्नल सुबिन सर मेरा टीम कमांडर थे। मेरे मतलब वो बड़े भैया से भी ज़्यादा है, मेरे शादी में भी आए थे। मेरा इस कंडीशन में मुझे मोटिवेट करने के लिए उन्होंने फिनंशियल जो हेल्प सबसे बोल के काफ़ी उन्होंने, और मुझे ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया है। काफ़ी वो मतलब पूरे मन से भी, मतलब दिल से बोलते हैं ना, वो है। और अभी भी टच में है। तो सर ने भी मेरा शादी में आए थे, और पूरे कहानी उनको भी पता है। वो और उनके पापा मम्मी आए थे मेरे शादी में, और बस लव 2003 से 2007 तक इस कंडीशन को सब कुछ जानने के बाद, तो उसको पता है वो मेडिकल फील्ड में है मेरे वाइफ, तो तब उन्होंने मुझसे मतलब प्यार किया था। शी इज़ ग्रेट रियली। गॉट सर। उसमें दो बात नहीं है फिर। तो सर फिर रिकवरी में आपकी फैमिली ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया। बिल्कुल। देन जो आर्मी के लोग थे, तो उनमें कोई लोग भी, बहुत सारे लोग आपसे मिलने भी आए होंगे टू हेल्प यू, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकते हैं। फैमिली में पापा मम्मी, मेरा सिस्टर तब प्रेग्नेंट थी। मैं हमेशा उससे बात करते रहता था, जो उधर भी सैटेलाइट फ़ोन से भी, और जो इंजरी होने के बाद उसको बताया नहीं, 6 महीने के बाद बताया था। तब थोड़े बहुत तो छोटे, बस इतना ही बताया। डिलीवरी होने के बाद फिर बाकी सब कुछ। तो उनका भी सपोर्ट, पापा मम्मी का सेक्रीफाइस, और जो मेरे वाइफ, वो सबसे ज़्यादा उनका जो इसमें जो कंट्रीब्यूशन, और उससे ज़्यादा जो 3.5 साल मैं हॉस्पिटलाइज था 2002 से 2006 तक, और उस टाइम पर 3 महीने मेरे जो साथी कमांडो मेरा देखभाल के लिए आते थे। तो आर्मी हमेशा ऊपर है, आर्मी में ही ये होता है भाईचारा। वो कमांडो है, मैं उनको देखभाल नहीं करूँगा ऐसा नहीं है। मेरा हर चीज़ उन्होंने ही, मेरे साथी लोग ही, मतलब मुझे ज़िंदा रखा, मेडिकल स्टाफ और ये सब मिलके। तो अभी आपके सामने हूँ। राइट। तो सर अगर आप ये भी बता सकते हैं, आपके व्हीलचेयर में भी लिखा है बलिदान का, आपके घर में भी बलिदान लगा है, तो बलिदान आपके लिए क्या है, जो सिंबल है? बलिदान से बड़ा मतलब हर आदमी, हर मतलब जो इंसान अपना लाइफ में कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस किया होगा। तो ये मेरा कमांडो के लिए मैंने जो सेक्रीफाइस किया है, इसलिए पूरा देश अभी मेरे साथ है। तो बलिदान वो उन्होंने भी मतलब मुझे अभी इतना प्यार इसलिए दिया है, इस कमांडो की वजह से मैं ज़िंदा हूँ अभी। नहीं तो मैं कब का भी, मेरा राम नाम सत्य होना था।
कमांडो मुझे बचा के रखा है, बस इतना ही मैं बोल रहा हूँ। गॉट इट सर। तर पिछले इंटरव्यू में आप बता रहे थे कि जब आप बलिदान पहनते हैं तो यू फील लाइक यू आर बेटर देन सुपरमैन, आपको सुपर कमांडो जैसा फील होता बिल्कुल है। उसके बिल्कुल। बारे में एक वो देखा है ना, कांतारा में आता है ना, हाँ। वैसे ही ये पहन लिया तो या मतलब ताकत अपनी आप, हार नहीं मानना है बस। हारने वाला हूँ तब यदि मैं कमांडो हूँ, किसी ने बताया तो अपनी यस मैं कमांडो, मैं क्यों हारूँ, नहीं हारना है, सर्वाइव करना है बस। वो मन के अंदर वो कीड़ा घुस जाता है, तो हार नहीं मानूंगा, बस इतना ही। गॉट सर। तो सर आपके हिसाब से लीडरशिप क्या है, और स्पेशल फोर्सेस और आर्मी की जो ज़िंदगी थी आपकी, तो उसने आपकी वो जो स्किल है लीडरशिप की, तो वो कैसे उसको हेल्प किया बढ़ाने में? आर्मी की वजह से वो जो लीडरशिप जो ट्रेनिंग आर्मी में देते हैं, उस वजह से आज मैं हूँ यहाँ पर सबको लीड करते हुए। नहीं तो इस कंडीशन में मैं कुछ नहीं कर सकता था। बट अभी मैं प्राउड से मैं बोल रहा हूँ, मैं आर्मी की ट्रेनिंग की वजह से वो जो लीडरशिप वो जो स्किल की वजह से अभी मैं सबको मैं लीड कर रहा हूँ। अब मेरा फैमिली को भी सपोर्ट, मेरा काफ़ी अच्छा सपोर्ट है मेरा। उनको लेके जाता हूँ कहीं भी उनको घुमाना है। बाकी सब घुमाने से ज़्यादा मैं घुमाया होगा मेरे फैमिली को। और ये जो लीडरशिप मैं बता रहा हूँ, ये आर्मी से ही सीखा है। क्योंकि आर्मी में बताया जाता है कैसे दूसरे से रहना है, कैसे दूसरे से बात करना है, कैसे उनके साथ मिल के आगे बढ़ना है। ये जो स्किल और आर्मी सब कुछ, इसमें सब कुछ सिखाया जाता है। तो सर अगर आपसे मैं पूछ सकूं कि आर्मी की लाइफ में अगर कोई 3 लाइफ लेसन जो आपने सीखे हैं, जो आप शेयर करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं दूसरे ताकि समझे और सीखे, तो कौन से 3 लाइफ लेसन होंगे? भाईचारा, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, और लीडरशिप स्किल, ये आर्मी का सबसे मेन। गॉट इट सर। तो सर क्योंकि एस्पिरेंट्स जो है वो ज़्यादातर ये पॉडकास्ट देखेंगे जो डिफेंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं जो फ़ौज को ज्वाइन करना चाहते हैं? बस वो ड्रीम अपने आप देखते रहो, और वो टारगेट फिर आप अपने आप अचीव करेंगे आप। लेकिन इतना ये हार नहीं मानना है। यदि एक बार आप यदि इंटरव्यू गए, फेल हो गए, छोड़ना मत, वापस दे दो, वापस दे दो, वापस दे दो। कभी ना कभी आप वो टारगेट हिट करोगे। बस ये, हार नहीं मानना। गॉट इट सर। सर एक रैपिड फायर है। अगर कोई एक वर्ड है जो आपकी पूरी जर्नी को डिफाइन करता है या सिंबलाइज करता है, तो कौन सा वो वर्ड होगा? बलिदान। बलिदान। और कोई बुक या मूवी जो आपके एक्सपीरियंस से रेजोनेट करता है या जो आपको पसंद हो? मलयालम मूवी में हाँ। जो मेरे सबसे ज़्यादा देवासुरम, ओके। देवासुरम में, बट हिंदी में प्रहार। प्रहार। ओके। तो सर जब टफ टाइम्स आते हैं तो आपका क्या मंत्र है? मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, अनडाउटेडली। तो सर कोई ऐसी हैबिट जो आपने आर्मी में डेवलप की थी जो अब आपको आज भी हेल्प करती हो? लीडरशिप। तो सर अगर आप सोल्जर नहीं होते तो क्या कर रहे होते फिर? राम जाने। बिल्कुल बिल्कुल राम जाने। ओके सर। सो दैट्स ऑल सर। सो थैंक्स अ लॉट कि आप यहाँ पर आए और हमें इतना टाइम दिया ताकि आप अपनी जर्नी को शेयर कर सके। हमने पहले भी इंटरव्यू किया, बट यू गिव मी अनदर अपॉर्चुनिटी कि हम फिर से ये डिस्कस करके दुनिया को बता सके कि कैसी आपकी जर्नी थी, और लोग भी मोटिवेट हो सके कि छोटी मोटी प्रॉब्लम से नहीं रुकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट सर। इफ़ यू वांट टू पास सम लास्ट कमेंट्स प्रॉब्ली। यस। हंसते रहो यार, और हंसाते रहो, ज़िंदगी यही है बस। जी सर। जय हिंद।